हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1। तो हम फिर इसमें सबसे पहले हमको बिजनेस की डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज विथ अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट्स। मतलब बिजनेस एक ऐसी ऑक्यूपेशन है, एक ऐसा पेशा है जिसमें लोग रोजाना इंगेज करते हैं एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू प्रोडक्शन और परचेज और प्रोडक्शन। अब जैसे कि इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में से कोई सामान इंडस्ट्री ने कोई सामान प्रोड्यूस किया और उसको मान लो सदर बाजार है, उसमें जाकर के बेचा, प्रोडक्शन एंड सेल। या फिर है ना, ये हुआ वो ये अलग ये है ना, ऑफ मान लो चद्दर बेची है ना, तो प्रोडक्ट उसने प्रोड्यूस की और सेल किया। और एक मान लो जैसे कि चद्दर बेचने वाला है, उसने सदर बाजार से जाकर के चद्दरें खरीदी और फिर जाकर के लोगों को बेचने लगा, तो ये क्या हुआ, सेल। ये हुआ परचेज एंड सेल। ये प्रोडक्ट पहले था प्रोडक्शन एंड सेल, ये है परचेज एंड सेल। मतलब उसने बनाई नहीं चद्दर, उसने चद्दर को खरीदा और चद्दर को बेचा। अब नेक्स्ट पर आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब इसमें पैसा होना ज़रूरी है, फ़ायदा होना ज़रूरी है। अगर फ़ायदा नहीं है तो वो बिज़नेस हो ही नहीं सकता, है ना। और है ना, मतलब ओनली प्रॉफिट्स जो है वो होना ही चाहिए। अब वो कम हो ज़्यादा वो डिपेंड करता है। प्रोडक्शन ऑफ एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। गुड और सर्विसेज का सेल होना चाहिए या फिर एक्सचेंज होना चाहिए। डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब रेगुलर बेसिस पे काम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कोई सामान खरीदा और आपने कोई OLX पे कोई चीज़ बेच दी, या फिर कोई आपने ऐसे ही कोई सामान बेच दिया, तो फिर वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, है ना। मतलब काम जो है वो रोजाना होना चाहिए, है ना। काम रोजाना, ना कोई बहाना, रोज राना, है कि नहीं। तो फिर प्रॉफिट अर्निंग। अब प्रॉफिट अर्निंग मतलब पैसा तो होना ही चाहिए, पैसा ही पैसा होगा इधर। तो फिर पैसे की बात हो रही है, तो फिर प्रॉफिट अर्निंग मेन चीज़ है बिजनेस की, उसके बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, मतलब कोई भरोसा नहीं है कि रिटर्न आएगा या नहीं आएगा। अब इस कस्टमर एक मान लो किसी दिन कोई शॉप पे आएगा, नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा, तो फिर वो सब कुछ कोई भरोसा नहीं है, उसी को बिजनेस कहते हैं, वरना फिर बिजनेस नहीं हो सकता। ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हैं और नॉन इकोनॉमिक भी है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 3 पार्ट है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अभी इसको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आप समझ लीजिए इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में अंतर क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मान लो फॉर एग्जांपल आप कैंटीन गए, हमारे स्कूल की जो कैंटीन है उसमें तो 10 रुपये में पेटीज़ मिलती है। आपकी स्कूल की कैंटीन का मेरे को नहीं पता, हो सकता है 15 में मिलती हो, 20 में मिलती हो। तो आपने 10 रुपये की पेटीज़ को ख़रीदा, फिर है ना, तो अब ये क्या हुई, ये कैंटीन और आपके बीच में जो एक्टिविटी हुई वो ही इकोनॉमिक एक्टिविटी। शॉपकीपर और आपके बीच में, जो कैंटीन का शॉपकीपर था उसके और आपके बीच में जो एक्टिविटी हुई वो ही इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अब मान लो आप पेटीज खाने ही वाले थे, लेकिन आपके 2 दोस्त आ गए, 2 हरामी दोस्त, है ना। उन्होंने क्या किया, वो आए, है ना, उन्होंने आपकी पेटीज उठा ली, आधी आधी कर ली और खुद खाए गए, है ना। आपको क्या मिला, घंटा, कुछ नहीं मिला, है ना। और आपने उनसे कुछ लिया नहीं, क्यों, क्योंकि वो आपके दोस्त हैं, तो आपने उनसे कोई पैसा नहीं लिया, जबकि आपको 5-5 रुपये तो मिलने चाहिए थे दोनों से। तो उधर तो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, इधर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, समझ गए। तो अगला है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस आएगा, ये इसको डिफरेंस में पूछ लेंगे, किसी और तरीके से पूछ लेंगे, ये किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। अब बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, अब इनमें डिफरेंसेस हैं एक तरीके से। मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, मतलब कब शुरू होगा, कैसे शुरू कर सकते हैं आप एक बिजनेस को, कैसे शुरू कर सकते हैं। बिजनेस को शुरू करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है,
नो क्राइटेरिया टू स्टार्ट, डिसीजन ऑफ द एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर रहा है उसका डिसीजन है। और प्रोफेशन जो है उसमें उसको स्टैब्लिश करना है आपको, तो फिर आपको पहले डिग्री चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, डिग्री भी कोई अच्छी जगह से चाहिए, है ना, सर्टिफाइड जगह से चाहिए, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से चाहिए, कॉलेज से चाहिए, कहीं से चाहिए, है ना। और एम्प्लॉयमेंट का डिपेंड करता है सर्विस, है ना। एम्प्लॉयमेंट आपको कब मिलेगा, जब आपका कोई सर्विस के लिए आपको बुलाया होगा, सर्विस का एग्रीमेंट होगा, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए सर्विस एग्रीमेंट। दूसरा आता है नेचर ऑफ वर्क, ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में नेचर कैसा होता है, उसमें होता है ट्रेड, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड होता है केवल। प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में होता है पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट, जो आप किसी फील्ड में हो तब आप, है ना, उसकी सर्विसेज होती हैं, मतलब वो काम कोई और नहीं कर सकता, वो काम वही करेंगे, है ना। और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, जो वह काम आपको दिया गया है उस हिसाब से होता है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, पहले ही बताया, कोई क्राइटेरिया नहीं स्टार्ट करने का, तो कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशन में हाई डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। और एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वर्क, मतलब जो आपको काम दिया गया है, जहाँ से आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर आपको जो है क्वालिफिकेशन उस हिसाब से मैटर करता है। रिटर्न रिवॉर्ड, मतलब रिटर्न और रिवॉर्ड जो है वो कैसा मिलता है, ये दोनों एक ही चीज़ है ना। तो फिर बिजनेस में होता है प्रॉफिट, बिजनेस में मिलता है प्रॉफिट, प्रोफेशन में मिलता है प्रोफेशनल फीस, है ना। और एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट में मिलता है सैलरी और वेजेस और वगैरह वगैरह, है ना। तो सैलरी और वेजेस मिलती हैं एम्प्लॉयमेंट में। रिस्क होता है, बिजनेस में हाई डिग्री ऑफ रिस्क होता है, प्रोफेशन में लो रिस्क होता है, और एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क होता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। बिजनेस में कोई ज़्यादा रूल्स ऑफ रेगुलेशन या कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते हैं, और है ना, और ये बुक में भी लिखा है। और प्रोफेशन में हाई कोड ऑफ कंडक्ट, और एम्प्लॉयमेंट में ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल बिजनेस का है, बेकरी शॉप हो गया, जूते की दुकान हो गई, है ना, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये प्रोफेशन का हो गया, है ना। और जॉब इन बैंक्स, गवर्नमेंट जॉब, ये सब एम्प्लॉयमेंट में आता है। अब बिजनेस एक्टिविटीज़ का ये एक पूरा का पूरा चार्ट है, इसको मैंने एक तो इंडस्ट्री वाला मैंने इधर समझा रखा है, कॉमर्स वाला मैं इधर समझा दूंगा, है ना। तो ये बिजनेस के दो पार्ट होते हैं। पहले तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इंडस्ट्री और कॉमर्स। अब इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इतने ज़्यादा जियोग्राफी में भी पढ़ा है, एसएसटी में भी पढ़ा है, साइंस में भी पढ़ा है, सब में पढ़ा है पहले से, है ना। तो प्राइमरी में होता है एक्सट्रैक्टिव, है ना, और जेनेटिक, है ना, और एग्जाम्पल होता है माइनिंग, एग्रीकल्चर। जेनेटिक में होता है डेयरी फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, है ना, ये है इसके एग्जाम्पल है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, देखो प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में ये होता है कि आप कोई सामान को मतलब कहीं से बाहर निकाल रहे हो, नेचर से बाहर निकाल रहे हो, तो एक्सट्रैक्टिव मतलब एक्सट्रैक्ट करना, है ना। तो माइनिंग, एग्रीकल्चर उसके अंदर आया। जेनेटिक, डेयरी फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स उसके अंदर आया। सेकेंडरी माने प्रोसेसिंग हो रही है जहाँ पर, तो कंस्ट्रक्शन, डैम्स और ब्रिजेस वगैरह उसमें आया एग्जाम्पल के तौर पर। और मैन्युफैक्चरिंग में 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट में अब डिवाइड किया गया है, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल और सिंथेटिक सॉरी। अब जो है इसमें प्रोसेसिंग का एग्जांपल क्या हुआ, पेपर, शुगर। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है। अब जैसे कि पेपर, शुगर है ना, इन सबको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले उसका वो बनाते हैं, फिर उसका जूस निकालते हैं, फिर उससे जो गुड़ बनता है, फिर उससे जाकर के शुगर बनता है। पेपर में भी ऐसा ही होता है। अब असेंबलिंग में आता है कि भैया आप बहुत सारे पार्ट्स को जोड़ते हो, तब आता है असेंबलिंग, है ना। जैसे कि हमारा स्मार्टफोन है, वो बहुत सारे पार्ट्स को असेंबल करके बनाया, जैसे कि प्रोसेसर हो गया, स्क्रीन हो गया, इसमें इसके बैक पैनल हो गया, कैमरा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, है ना, और टीवी वगैरह, ऐसे सब चीज़ें। और एनालिटिकल का मतलब क्या हुआ, पहले मतलब समझो इसका। एनालिटिकल मतलब
ये नहीं है कोई किसी चीज़ को, इसमें क्या है कि जैसे ऑयल रिफाइनरीज का एग्जांपल है बहुत बड़ा, है ना। तो ऑयल रिफाइनरी जो होती है वहाँ पर देखो ऑयल को सेपरेट किया जाता है बहुत ज़्यादा स्टेजेस में, जहाँ पर ये जो सेपरेशन का काम होता है उसको एनालिटिकल कहते हैं, है ना। तो ऑयल रिफाइनिंग एनालिटिकल के श्रेणी में आया, वो एनालिटिकल हुआ ऑयल रिफाइनिंग नहीं, क्योंकि अब ऑयल से केवल ऑयल नहीं निकलता, उससे पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है और सीएनजी भी निकलता है, सब कुछ नेचुरल गैस निकलती है, उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं, हमारी क्रीम भी उसी से बनती है, तो बहुत सारी चीज़ें बनती है। सिंथेटिकल जो इंडस्ट्री होती है उसमें जैसे कि सिंथेटिक चीज़ें हो गई, पेंट्स हो गए और सिंथेटिक क्लोथ्स हो गए, वो सब बनते हैं, है ना। तो फिर सिंथेटिक में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंडिविजुअल चीज़ें को, उसमें भी एक प्रकार से असेंबलिंग ही होता है, लेकिन असेंबलिंग और सिंथेटिक में अंतर क्या है। असेंबलिंग में देखो स्मार्टफोन है, अब स्मार्टफोन का अलग अलग पार्ट है जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जैसे बैक पैनल, हमको पता है कि वो बैक पैनल होता है, वो प्रोसेसर होता है, वो कैमरा होता है, तो हम उसको रिकॉग्नाइज करना चाहे तो कर सकते हैं अलग से भी, उसकी मतलब एक अस्तित्व है उस चीज़ का। लेकिन अब सिंथेटिक पेंट, अब पेंट किस चीज़ से बनता है, उसका क्या अस्तित्व है, तो वो सब तो मेरे को नहीं पता ना, तो वो सिंथेटिक में आएगा। अब अगला आता है इसमें कॉमर्स भी बिजनेस एक्टिविटीज़ का ही पार्ट है। अब कॉमर्स में दो पार्ट आ गए, एक है ट्रेड, दूसरा है एक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो है वो क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, पहले कर लेते हैं ट्रेड। ट्रेड में होता है इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो अपने देश में हो रहा है कंट्री में, और एक्सटर्नल माने दो या दो से ज़्यादा कंट्री में जो ट्रेड हो रहा है उसको एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। अब इंटरनल के दो पार्ट होते हैं, होलसेल रिटेल, सबको पता है। एक्सटर्नल के तीन पार्ट होते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। इंपोर्ट माने कहीं से लाना, एक्सपोर्ट माने कहीं पे एक्सपोर्ट करना, ये दोनों आपको पता ही होगा। अब एंट्री पोर्ट क्या होता है, एंट्री पोर्ट ये होता है कि जिसमें इंपोर्ट किया आपने, मान लो मैंने कोई से चाइना से सामान मंगाया, चाइना से मैंने कोई चीज़ मंगाई और मैंने उसको इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट कर दी, और उसके बीच में मैंने अपना थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लिया, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एंट्री पोर्ट, है ना। मतलब इंपोर्ट प्लस मार्जिन लेकर के अगर आप किसी चीज़ को एक्सपोर्ट कर देते हो तो वो हुआ एंट्री पोर्ट। ये एक तरीके से मिडल मैन का काम हो गया, है ना। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या हुआ, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो होती हैं जो ट्रेड में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करती है, प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देती हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन अब इसमें एक नया वर्ड यूज़ होगा, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस, है ना, हिंड्रेंस होता है, हिंड्रेंस वर्ड यूज़ होता है प्रॉब्लम के जगह, है ना। अब ट्रांसपोर्ट, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस मतलब प्लेस कहीं और होता है ना, और उसकी परेशानी होती है, तो उस, है ना, कि भाई यहाँ पे महाराष्ट्र में सामान बन रहा है ना, लेकिन राजस्थान में भी यूज़ होता है, तो राजस्थान में तक कैसे पहुँचा है, तो वो एक हिंड्रेंस ऑफ प्लेस की श्रेणी में आया। तो ट्रांसपोर्ट का क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट का हुआ हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। बैंकिंग का हुआ हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। इंश्योरेंस का हुआ हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। और है ना, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, उस, है ना, वो प्लेस का जो एक हेडेक है, एक हिंड्रेंस है, उसको ख़त्म कर रहा है ना। अब आपको पैसा चाहिए, फाइनेंस की हिंड्रेंस आ गई, फाइनेंस की प्रॉब्लम आ गई आपको, तो बैंकिंग, है ना। वैसे ही अगर आपको हिंड्रेंस ऑफ रिस्क मतलब कई दुकान में आग न लग जाए, तो उस प्रकार के जो रिस्क है उससे बचने के लिए आया इंश्योरेंस। अब हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज भी हो सकता है ना। तो फिर उसके लिए क्या है, वेयर हाउस बनाते हैं, उसमें स्टोरेज करते हैं, वो हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज को ख़त्म करता है। मैंने रिमूव इधर नहीं लिखा है, रिमूव मैं लिखना भूल गया हूँ। ट्रांसपोर्ट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, और बैंकिंग रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, इंश्योरेंस रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, वेयर हाउसिंग रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज, एडवर्टाइजिंग रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज मतलब क्या हुआ, अब आपको किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी, वो आपको कैसे मिलेगी, वो आपको एडवर्टाइजमेंट से मिलती होगी। कोई आपको फ़ोन की एडवर्टाइजमेंट आई, तो फिर आप Vivo V20 ऐसा करके, है ना, तो फिर आपको वो सारी एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, तब जाकर ही आप उस प्रोडक्ट को जान पाओगे, वरना आपको क्या पता Vivo कौन है, क्या मतलब है आपको उससे।
तो वो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज दूर करता है। कौन करता है? एडवर्टाइजिंग। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में होता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक माने अर्निंग प्रॉफिट्स, है ना। तो फिर है ना, तो फिर मतलब प्रॉफिट अर्न करना है आपको। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दो, एक तो इकोनॉमिक और सोशल। पहले पढ़ेंगे इकोनॉमिक, मतलब अर्निंग प्रॉफिट करना, है ना। क्रिएशन ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर क्रिएट करना। इनोवेशन, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन भी एक इनोवेशन ही है ना। और है ना, वरना फिर तो अभी तो स्कूल ही बंद हो चुके होते, है ना। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना, मतलब रिसोर्सेज को पूरा अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना, वरना फिर आपकी क्या होगी, उससे क्या नुकसान होगा। देखो, अगर आप अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं करोगे और वेस्टेज करोगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। समझ आ रहा है? और अगला आता है सोशल, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसमें क्या है कि जो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है एक तरीके से, है ना। तो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप एक लेवल पे आ जाओ तो फिर आप जनरेट करो, ऐसा कुछ करो कि जनरेट हो एम्प्लॉयमेंट। ये समाज के लिए सोशली आपको ये काम करना है ना। और वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, आपको अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखना है। वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, आपको सोसाइटी का ख्याल रखना है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, अब देखो पेड़ भी बोल रहे हैं हमें बख्श दो मत काटो, तो आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो। कैसे आपने प्रोटेक्ट किया, वो सब हुई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के अंदर आता है। जैसे एयर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए आजकल बहुत काम हो रहा है ना, क्योंकि सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है ना। तो एयर पॉल्यूशन पे काम करना, वो सब आया प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत। अब बिजनेस में रिस्क होता है, कोई ऐसा बिजनेस पैदा ही नहीं हुआ जिसमें रिस्क ना हो, है ना। तो फिर पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिस्क। बिजनेस में होता है रिस्क, पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट एंड लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, इसको कहते हैं रिस्क। अब रिस्क के होते हैं दो पार्ट, इन सबको लिख लेना, रट लेना, जो भी करना है कर लेना, है ना। एक हुआ इसमें स्पेकुलेटिव, है ना, और दूसरा हुआ प्योर रिस्क, है ना। ये है ना, इसमें हुआ है ना अराइजेस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशंस। ये जो बिजनेस रिस्क में स्पेकुलेटिव रिस्क होता है वो जो होता है वो अराइजेज, इसमें दो ही अंतर है ना, एक ही अंतर है, मतलब अराइजेज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन चेंज हो गई। अब प्योर रिस्क कौन सा हुआ? माने आग लग गई, चोरी हो गई, स्ट्राइक हो गई, है ना। अब इधर क्या हुआ? पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ गेन एंड लॉस, गेन भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, मतलब प्योर जो होता है ना। अब देखो जैसे स्पेकुलेटिव जो रिस्क होता है, मतलब वो मार्केट कंडीशन की वजह से आता है, बराबर। अब उसमें गेन और लॉस दोनों होने की संभावना क्यों रहती है? मान लो कि मार्केट में कोई ट्रेंड आया और ट्रेंड को लेकर आपको कोई जानकारी नहीं थी, आप तैयार नहीं थे, तो आपको क्या होगा? लॉस। लेकिन अगर आपको उस ट्रेंड के लिए बहुत अच्छी नॉलेज थी तो आपको गेन हो सकता है ना। और प्योर में क्या होता है? प्योर में होता है कि भाई उसमें क्या होता है? आग लग गई, है ना, आग लग गई तो क्या हुआ? नुकसान। लेकिन अगर क्या आग नहीं लगी तो फायदा हुआ क्या? आग नहीं लगी तो जैसा हुआ वैसा ही चलेगा, फायदा थोड़ी ना होगा, फायदा तो होगा ही नहीं, है ना। चोरी हुई तो क्या होगा? तो नुकसान होगा। लेकिन अगर चोरी नहीं हुई तो फायदा भी तो नहीं होगा। अगर स्ट्राइक हुई तो नुकसान, अगर स्ट्राइक नहीं हुई तो फायदा नहीं हुआ, तो मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। इधर होता है गेन और लॉस, इधर होता है लॉस और नो लॉस। अब जैसे मान लो शर्मा जी हैं, उनकी दुकान जल गई तो उनको लॉस होगा नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने करा लिया इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मतलब हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। इधर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? ये बताया था कि इंश्योरेंस से हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, मतलब रिस्क खत्म होता है। अगर आप किसी चीज़ का इंश्योरेंस करा लो तो आप एक तरीके से रिस्क को कम कर सकते हो, लेकिन फिर भी बिजनेस में रिस्क खत्म नहीं होता। लेकिन कुछ रिस्क का आप इंश्योरेंस करा सकते हो, जैसे कि दुकान का आपने इंश्योरेंस करा लिया, दुकान जो थी आपने उसका इंश्योरेंस करा लिया, और अब आपकी जो दुकान थी अब वो आपकी दुकान नहीं चलेगी। मतलब आपकी दुकान तो जल गई लेकिन अब आपको नुकसान नहीं हुआ, आपके नुकसान की भरपाई होगी।
तो शर्मा जी कौन थे? समझदार, है ना। अब नेचर ऑफ रिस्क, नेचर होता है, नेचर ऑफ रिस्क क्या क्या है? अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, मतलब बहुत अनसर्टेनिटीज के कारण ही रिस्क होता है। मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है मार्केट में, कंपटीशन आ सकता है, कोई और नया लॉ आ सकता है, उसके कारण रिस्क हो सकता है। असेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, रिस्क जो होता है वो असेंशियल पार्ट होता है, ये नेचर से, नेचर ऑफ रिस्क, है ना। रिस्क जो होता है वो असेंशियल पार्ट होता है बिजनेस का, वो बिजनेस का जुड़ा हुआ है ना, जिंदगी में और बिजनेस में, है ना, दोनों में रिस्क होता ही है, और रिस्क होता है तो रिस्क होता ही है ना। समझ आ गया? डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन मेनली ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेसेस, मतलब जो डिग्री है रिस्क की, मतलब रिस्क कितना होगा वो नेचर पे डिपेंड करता है, वो साइज पर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, रिस्क माने प्रॉफिट। अगला हुआ कॉजेज ऑफ रिस्क, ये लास्ट है, लगभग लास्ट ही है ना। कॉजेज हुए, पहला नेचुरल, अराइजेज बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, जैसे अर्थक्वेक आ गई, फ्लड आ गया। इकोनॉमिक, मान लो है ना, इंक्रीज इन कंपटीशन, कोई गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ गई, नोटबंदी, है ना, तो फिर अब मान लो जीएसटी लागू हुई, कई सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो गया, कई सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो एक क्या हुआ? रिस्क हुआ, क्योंकि टैक्सेस ऊपर नीचे हो गए थे, है ना। अब ह्यूमन में क्या आएगा? ह्यूमन रिस्क माने स्ट्राइक, पावर फेलियर, है ना, केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब हरामी कर्मचारी, है ना, तो वो सब क्या हुआ? वो सब ह्यूमन रिस्क के अंदर आ गया। अब अदर रिस्क माने जो भी इन सब के अंदर नहीं आया रिस्क, वो सब अदर रिस्क के अंदर आया, मतलब एक्सचेंज रेट चेंज हो गए, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गई, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस जैसे दंगा हो सकता है, आंदोलन हो सकता है, राजनीतिक हिंसा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, तो पॉलिटिकल रिस्क भी बहुत होते हैं, है ना। तो ये क्या हुए? ये हुए कॉजेज ऑफ रिस्क। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज़ ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ये आपका फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, और ये आपसे करवाना मेरा अधिकार है ना। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।